हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल एंड प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, यानी कि भौतिक और प्रायिक व्याख्या किसी भी तरंग फलन की, ये पढ़ेंगे और साथ में नॉर्मलाइजेशन या प्रसामान्यीकरण जो क्या होता है वो भी देखेंगे। तो अगर हम क्लासिकल फिज़िक्स की बात करते हैं तो क्लासिकल फिज़िक्स में इसको समझने के लिए अगर हम देखें तो क्लासिकल में पार्टिकल जो होता है ये पार्टिकल है, और अगर हमने वेव बनाई तो ये वेव ही होगी। अगर पार्टिकल किसी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसकी अगर कोई पोजीशन है, इसका अगर कोई टाइम है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और टाइम, मतलब पोजीशन और टाइम के फंक्शन के फॉर्म में, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी समय पर एट एनी टाइम पोजीशन ऑफ पार्टिकल एंड एट एनी पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल के बारे में ये फंक्शन हमको बताता है। ठीक है, ये हुआ क्लासिकल मैकेनिक्स में। अगर हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये समझेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है तो पार्टिकल के साथ में कोई वेव भी एसोसिएटेड होती है। अब ये जो वेव है इसका कुछ वेव फंक्शन भी होगा। ठीक है, और वो जो वेव फंक्शन है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? साई से। ये जो साई है अगर हम इसको वन डायमेंशन में लिखना चाहें तो साई एक्स टी से रिप्रेजेंट करोगे, और अगर हम इसको थ्री डायमेंशन में लिखें तो आप इसको एक्स वाई जेड टी के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, या फिर शॉर्ट फॉर्म में आप इसको साई आर टी भी लिख सकते हो। तो ये जो वेव फंक्शन है, द वेव फंक्शन साई एक्सप्लेन दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेव ड्यू टू विच द मैटर वेव इज ओरिजिनेटेड। इससे हमको क्या पता चल रहा है? जिस वेव का ये फंक्शन है वो किस वजह से उत्पन्न हुई है ना, उसके बारे में सारे गुण बता देता है ये वेव फंक्शन। ठीक है, और ये वेव फंक्शन होता कैसा है? ये वेव फंक्शन फाइनाइट होता है, कंटिन्यू भी होता है, सिंगल वैल्यू भी होती है इसकी, दोनों के लिए, समय के लिए भी और टाइम के लिए, पोजीशन के लिए भी। ठीक है, तो इसी आधार पर श्रोडिंगर ने एक पैराबोलिस्टिक इंटरप्रिटेशन हमको दिया। ठीक है, अब उस इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग हम अगर देखें, बात करते हैं अगर हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, फिर हम आते हैं श्रोडिंगर के बात पर। तो अगर हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखें, पहले इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर हमने ये बनाया, ठीक है, ये उसका एक कंपोनेंट बना दिया, और अगर हम इसका दूसरा कंपोनेंट जो है ये भी अगर हम ड्रॉ कर देते हैं, इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर दिए। ठीक है, यहाँ से ये ऐसा आएगा। ठीक, तो इस वेव में प्रति इकाई आयतन ऊर्जा जो होती है, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। ठीक है, और जो नंबर ऑफ फोटोन है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो इसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ फोटोन होंगे ना बेटा। तो ये जो नंबर ऑफ फोटोन है ये किसके प्रोपोर्शनल होंगे? ये प्रोपोर्शनल होंगे इस एम्पलीट्यूड स्क्वायर अपॉन एच न्यू। यहाँ पर एच न्यू क्या है? एक फोटोन की मिनिमम एनर्जी होती है। तो फोटोन डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? फोटोन डेंसिटी अगर हम लिखते हैं तो फोटोन डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड हो जाएगी। तो ये जिस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है उसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या देखते हैं कि अगर स्पेस में कोई एक वेव है, कोई पार्टिकल है, उसके साथ में कोई वेव एसोसिएटेड है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया O, और इस पॉइंट O पर कोई पार्टिकल है और वहाँ पर जो वेव है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो साई से रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉइंट O पर उस पार्टिकल की जो डेंसिटी होगी वो प्रोपोर्शनल किसके होगी? स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन के, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर पार्टिकल डेंसिटी प्रोपोर्शनल है साई स्क्वायर के, मतलब साई स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पार्टिकल डेंसिटी से, और साई स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? साई इंटू साई स्टार। ये जो साई स्टार है ये क्या है? इसी साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि वेव पैकेट के अंदर पार्टिकल है कहाँ पर?
तो मैक्स बोर्न साइंटिस्ट ने बताया कि जो मॉड ऑफ साई स्क्वायर होता है ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। किस प्रोबेबिलिटी को? प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल टू बी इन द स्टेट साई, किसी अवस्था साई में पार्टिकल के रहने की प्रायिकता को रिप्रेजेंट करता है मॉड ऑफ साई स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो मॉड ऑफ साई स्क्वायर होता है ये प्रायिकता घनत्व की माप होता है, मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि ये जो वेव फंक्शन साई है ये है किसके बराबर। तो हम ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं साई के बारे में। अब अगर हम ये मान लें कि पार्टिकल की पोजीशन जो है वो 0 पोजीशन है, x बराबर 0 है, तो उस समय हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 0 कर दिया x की वैल्यू, तो हमारा इक्वेशन ये आ गया। यहाँ पर साई 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एट x इक्वल्स टू 0 उस वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्वांटिटी पूरी की पूरी कैसी है? ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ये दिख रही है टर्म। ठीक है, बट वी नो दैट कि अगर हम साई और साई स्टार लेते हैं, मतलब ये फंक्शन और इसका कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? मॉड साई स्क्वायर। और ये मॉड साई स्क्वायर क्या है बेटा? ये एक रियल क्वांटिटी है, वास्तविक राशि है। और ये क्या है? मेजर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये प्रायिकता घनत्व की माप है, उसी को मेजर करती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्मॉल वैल्यू, स्मॉल वैल्यू हम किसकी ले रहे हैं? वॉल्यूम की। छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर कर लिया dv किसी पॉइंट पर, और वो पॉइंट x y z कुछ भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर मॉड ऑफ साई स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? मॉड ऑफ साई स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ साई स्क्वायर dx dy dz, क्योंकि dv हम ये ले रहे हैं वॉल्यूम के फॉर्म में, तो इस तरीके से हमने उसको लिख लेना है। ठीक है, तो अब द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल इन एनी पोजीशन इज यूनिटी। हम जानते हैं कि किसी भी जगह पर पार्टिकल के होने की कुल प्रायिकता जो होती है वो इकाई के बराबर होती है। तो पार्टिकल जो होगा वो डेफिनेटली किसी एक जगह पर तो स्पेस में मिलने ही वाला है। तो अगर हम स्पेस की बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड हम लेके चल रहे, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो प्रायिकता इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ट्रिपल इंटीग्रेशन, यानी वॉल्यूम इंटीग्रेशन हमने लिया मॉड ऑफ साई स्क्वायर का, ये किसके बराबर है? इसके अकॉर्डिंग 1 के इक्वल है। तो मॉड ऑफ साई स्क्वायर को हम साई इंटू साई स्टार लिख सकते हैं, dx dy dz को dv लिख सकते हैं, और हम इसको सिंपल फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो 3 डायमेंशन में हमको ये मिल रहा है। और अगर हम 1 डायमेंशन की बात करते हैं, है ना, अगर हम 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो 1 डायमेंशन में ये हम इस तरीके से लिखेंगे, dx आ जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन कहलाती है बेटा। ठीक है, जिसको हम प्रसमानीकरण की शर्त बोलते हैं। द फंक्शन सेटिस्फाइंग द कंडीशन इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। जो फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसको प्रसमानीकृत फलन कहते हैं। अब ये प्रसमानीकृत होता क्या है उसके बारे में भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि इफ़ द पार्टिकल इज इन लिमिटेड रीजन। ठीक है, लिमिटेड रीजन कौन सा हो सकता है? पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम में अगर घूम रहा है, या फिर कोई पार्टिकल है जो किसी बॉक्स में है, तो उसके लिए अभी अभी हमने क्या देखा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग कि ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ साई स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, और ये जो साई स्क्वायर है अगर ये किसका फंक्शन है? पोजीशन और टाइम का, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और साई स्क्वायर को हम साइन टू साई स्टार के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर पार्टिकल किसी लिमिटेड रीजन में बाउंडेड है, वहाँ पर बंधा हुआ है, तो उसकी वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इज 0 हो जाएगा। मतलब कहने का ये कि अगर पार्टिकल किसी बॉक्स के अंदर ही है तो यहाँ का यही होगा ना, बॉक्स में ही होगा। किसी बाहर अगर ये हम एक बॉक्स बना देते हैं और पार्टिकल यहाँ पर है तो इसकी यहीं पर होगा, बाहर होने की प्रायिकता उसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये जो होगी यहाँ पर होने की 0 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर r टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर पोजीशन इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है तो पार्टिकल का प्रोबेबिलिटी वहाँ पर होने की क्या होगी? 0 होगी।
तो ये जो है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन कहलाता है बेटा। अब ये नॉर्मलाइजेशन हम मेथड क्या है इसको नॉर्मलाइज करने की किसी फंक्शन को, और कब ज़रूरत पड़ती है इसको देखते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंडीशन हम लेके चल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की, जो हमने कहा कि 1 के बराबर होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो 1 के बराबर नहीं हो रही है। मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार डी वी इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 1, अगर ये कंडीशन है, ठीक है। पर ये भी हम कह रहे हैं, ये याद रखना कि अगर हमको किसी फंक्शन को नॉर्मलाइजेशन करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब कि जो हमारा ये है ये 1 के इक्वल नहीं है, तभी नॉर्मलाइज्ड करने को कहा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी और एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा, है ना। तो देन द वेव फंक्शन कैन बी नॉर्मलाइज्ड। अब अगर इसको नॉर्मलाइज करने को कहा जा रहा है तो क्या करें, तो याद रखना कि हमको 1/√n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस इक्वेशन में, ठीक है। तो 1/√n से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो अब हमने मान लिया, आगे देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। अब सपोज आपको एक फंक्शन दे दिया गया है और वो फंक्शन क्या है, साई, है ना, जो कि पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, और ये कैसा है, नॉन नॉर्मलाइज्ड, ठीक, सॉल्यूशन है किसी भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, हिंदी में असमानीकृत अपन कहते हैं। तो अब इस फंक्शन को अगर नॉर्मलाइज्ड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा अभी बताया कि इसमें 1/√n का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइज्ड सॉल्यूशन या प्रसमानीकृत हल कहलाएगा। यहाँ जिसका हमने मल्टीप्लाई किया है ये नॉर्मलाइजिंग कोफिशिएंट कहलाता है, प्रसमानीकरण गुणांक कहलाता है। क्लियर हो गया। तो अब जब हमने यहाँ पर ये फंक्शन एक लिख लिया है, नॉर्मलाइज्ड सॉल्यूशन लिख लिया है, और अब इसको आगे की प्रोसेस करेंगे तो क्या करोगे, आपके पास ये एक फंक्शन आ गया, अब आप क्या करोगे, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो क्या हो जाएगा, साई1 एक हो गया और दूसरा साई1 स्टार, तो साई1 हो गया 1/√n साई RT, और इसका स्टार ले लिया अपन ने, ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये √n क्या हो गया, n हो गया, और आपका ये दोनों फंक्शन आ गए जो कि किसके इक्वल है, 1 के। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू n हो जाएगा। यहाँ पर जो n मिला है ये नॉट डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट XYZ, ये पार्टिकल की पोजीशन यानी उसके जो कोऑर्डिनेट है XYZ उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर हम कहें कि ये जो साई RT है फंक्शन है सेटिस्फाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो साई1 जो होगा वो भी उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर ये श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो हमने जब नॉर्मलाइज्ड करके निकाला, साई1 निकाला 1/√n से मल्टीप्लाई करके, तो ये भी उस श्रोडिंगर इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम नॉर्मलाइजेशन ख़त्म करते हैं कि उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर कोई आपको न्यूमेरिकल आता है तो किस तरीके से आप इसको नॉर्मलाइज करोगे। तो सपोज आपको एक आइगन फंक्शन दे दिया गया है कि साई x है जो किसके बराबर है, n × e⁻⁻x²/2। अब कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या है कि साई स्टार dx इज इक्वल्स टू 1 होता है। हमने क्या किया, साई हमारा ये है उसकी वैल्यू रख दी साई स्टार, यानी इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमको क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा ये इक्वेशन क्या आ गया, सेम चीज़ रहेगी, ये आ जाएगा। इसको हम देखेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा सॉल्व करने पर, -x²/2 -x²/2, तो -2x²/2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ये मिलेगा। और सॉल्व करोगे आप इसको तो क्या आया, ये n² हो गया √π। ये जो है हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, √π के इक्वल होती है, तो ये हमने √π रख दिया। तो mod ऑफ n² इज इक्वल्स टू 1/√π, यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो n की वैल्यू आई है इसको वापस अगर हम यहाँ पर पुटअप कर दें तो हमारा जो फंक्शन मिला है वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाता है। मतलब आपको जो भी फंक्शन दिया गया हो उसका आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके और इसमें पुटअप करना है, पुटअप करके इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेनी है जो कि कोफिशिएंट है, नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट, और वापस उस n की वैल्यू को उसी वेव फंक्शन में रख के आप नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।